महाराष्ट्र के आदरणीय राज्यपाल विद्यासागर राव जी, श्रद्धेय पेजावर के हमारे आदरणीय स्वामी जी, हमारे सबके मार्गदर्शक आदरणीय भैया जी जोशी जी, हमारे जिले के पालक मंत्री माननीय बावनकुळे जी, हमारे इस क्षेत्र के विधायक मल्लिकार्जुन रेड्डी जी, आदरणीय वीसी, यहाँ उपस्थित हमारे आमदार गिरीश व्यास जी, पूर्व वीसी आदरणीय पंकज सांधे जी, उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं हमारे वीसी और यूनिवर्सिटी की काउंसिल को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वर्गीय परम पूजनीय गोडवलकर गुरु जी के नाम से इस वास्तु का नामकरण किया है। गुरु जी का रामटेक से गहरा संबंध रहा है और विशेष रूप से उनकी माता जी को ताई कहते थे और उनका भी सानिध्य यहाँ रहा है, उनका घर भी यहाँ है और गुरु जी हम सब के लिए प्रेरणा के स्तोत्र हैं। मैं जब संघ शिक्षा वर्ग में उनके निधन के पश्चात जो वर्ग हुआ था उसमें उपस्थित था, उसमें एक गीत था शत नमन माधव चरण में, और उस गीत में उनका ऐसा यथार्थ वर्णन किया था कि लोगों के आंखों में आंसू आते थे। उसी समय स्वर्गीय भौरव जी ने गुरु जी के जीवन पर अपना बौद्धिक दिया था। गुरु जी आज हमारे बीच में नहीं है, पर उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व, उनका नेतृत्व, उनकी संघ विचारधारा की विजन और विशेष रूप से राष्ट्र के पुनर्निर्माण की उनकी संकल्पना, साहित्य, संस्कृति, इतिहास और विरासत को लेकर उनका आग्रही दृष्टिकोण आज भी हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। और ऐसे हमारे विचारों के प्रेरणा स्रोत जिन्होंने हमारे जीवन को दिशा दी है, संस्कारित किया है और जीवन जीने का दृष्टिकोण दिखाया है, ऐसे स्वर्गीय गुरु जी के नाम का नामकरण या होना, ये हमारे जैसे लाखों करोड़ों स्वयंसेवकों के लिए आनंद का विषय है। मैं इसी लिए आग्रह से आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ और मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक वीसी और उनके सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ। आज मैं ये संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना होने के बाद पहली बार इस वास्तु में आया, पर इसका जो निर्माण का इतिहास है उसका मैं साक्षी हूँ। महाराष्ट्र के विधानमंडल में इस पर बहुत बहस हुई थी और दुर्भाग्यवश कुछ लोगों की ये गलतफहमी थी कि संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा है और इसलिए ये विद्यापीठ निर्माण करना यानी ब्राह्मणों का समर्थन करना है, ऐसी इस प्रकार का विषय विधानमंडल में रखा गया था। उस समय विशेष रूप से मुझे याद आती है कि हमारे प्रगाढ़ पंडित, विद्वान और मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र डॉक्टर श्रीकांत जिचकार भी उस समय विधानमंडल के सदस्य थे और जयंतराव टिळक ये विधानमंडल के स्पीकर थे और ये विद्यापीठ निर्माण करने की संकल्पना करने वाले, जिनको इसका पूरा श्रेय है, ऐसे स्वर्गीय सुधाकरराव नाईक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। स्वर्गीय सुधाकरराव नाईक मराठी साहित्य के अभ्यासक भी थे, साहित्यिक भी थे और संस्कृत पर उनका विशेष प्रेम था। वो संस्कृत के महत्व को जानते थे और इसलिए जब ऐसी स्थिति निर्माण हुई तो काफी बार इसमें निर्णय नहीं हो रहा था। उस समय मधुकर और तिम्मतकर जो रामटेक के ये भी विधान परिषद के सदस्य थे। एक समय डॉक्टर श्रीकांत जिचकार और मैं सोच रहे थे कि ये कैसे होगा और हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्यों लोगों में गलतफहमी है, और इसलिए मैं सुधाकर और नाईक में विपक्ष में था और श्रीकांत जिचकार सत्तारूढ़ पार्टी में थे और मैं सुधाकर और नाईक के पास गया और मैंने उनको कहा कि सुधाकर ये विद्यापीठ करने के लिए इतने विद्वानों की चर्चा और कमेटी वगैरह इसमें मत पड़ी है। तो उन्होंने मुझे पूछा क्या करना चाहिए। मैंने कहा श्रीकांत जिचकार इनकी वन मैन कमेटी
इस पूरे विद्यापीठ का स्ट्रक्चर से लेकर, प्लानिंग से लेकर, योजना तक, नियमों तक, हर बात का अधिकार वन मैन कमेटी को आप दे दीजिए। और मेरा विश्वास है कि श्रीकांत जिचकार ऐसा काम करेंगे जिसमें एक जगह भी कोई अड़चन नहीं आएगी। सुधाकरों ने ये सुझाव को मान्य किया और श्रीकांत जिचकार की वन मैन कमेटी बनी और ये मार्ग पूरी तरह से क्लियर हुआ और इस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और इसलिए आज इस समय में मैं डॉक्टर श्रीकांत जिचकार का और सुधाकर और नाइक का विशेष रूप से स्मरण करता हूं और उन्होंने किए हुए इस कार्य को आगे बढ़ाकर आज संस्कृत विश्वविद्यालय जो काम कर रहा है इसका हमें बहुत अभिमान है। डॉक्टर पंकज चांदे जी के रूप में, यहाँ वीसी के रूप में, उन्होंने बहुत व्यावहारिक दृष्टिकोण रखकर यहाँ इस संस्कृत विश्वविद्यालय को दिशा दी। उसके बाद डॉक्टर वैद्य, उनकी भी कारकिर्द अच्छी रही और वर्तमान वीसी भी लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। पर एक बात सच है कि संस्कृत के प्रति आज भी बहुसंख्य समाज में गलत फहमियां हैं और इसको दूर करने के लिए जो संस्कृत प्रेमी है उनको और अग्रसर होने की आवश्यकता है। मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं कि मैं ईरान में गया था और ईरान के प्रेसिडेंट ने मुझे चाय के लिए बुलाया था और चाय के समय उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा और प्रश्न पूछा कि क्या आपको पता है कि पर्शियन भाषा कहां से आई है? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता है। तो उन्होंने मुझे कहा, ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा कि संस्कृत भाषा, ये पर्शियन भाषा संस्कृत से आई है। और तेहरान के यूनिवर्सिटी में, मैं और मोदी जी अब ईरान में गए थे तो तेहरान यूनिवर्सिटी गए थे, वहां संस्कृत की चेयर है और हिंदुस्तान से ज्यादा अध्ययन, रिसर्च संस्कृत और आयुर्वेद के ऊपर जर्मनी में हो रहा है। और इसलिए संस्कृत को लोकाभिमुख करना और सर्वसामान्य लोगों तक संस्कृत का ये ज्ञान पहुंचाना, ये संस्कृत प्रेमियों की विशेष रूप से जिम्मेदारी है। मैं विशेष रूप से वीसी साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि रामटेक के एरिया में जो स्कूल्स हैं, जिला परिषद भी हमारी है, पालक मंत्रियां उपस्थित है, रेड्डी जी है, क्या बीच में हमारे यहाँ स्मृति भवन में कर्नाटक से एक संस्कृत विद्वान आए थे और वो संस्कृत सिखाते थे और हजारों युवा, मैं उस समय विद्यार्थी परिषद का काम करता था, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, अपने प्रचारक थे, कृष्ण शास्त्री, और वो हंसते हंसते बोलते बोलते संस्कृत का संभाषण सिखाते थे और हजारों लड़के लड़कियां उनके इस वर्ग के लिए आते थे। क्या इस विद्यापीठ का उपयोग करके, ये ट्राइबल सेक्टर है, यहाँ देवलापार तालुका जो है वो तहसील ट्राइबल है और रामटेक में भी किसान और ट्राइबल बड़े प्रमाण में रहते हैं। ये जो बहुसंख्य समाज है, यहाँ के युवाओं को, विद्यार्थियों को, क्या इस यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ स्कूल और कॉलेज के साथ सहकार्य करके क्या हम संस्कृत पढ़ा सकते हैं, संस्कृत लिखा, उनको उसके बारे में रुचि पैदा हो, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम कर सकते हैं क्या? इसके लिए आप जरूर सोचिए। दूसरा जो है कि कालिदास जी का संबंध रामटेक से है और इसीलिए संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ हुई है और कालिदास जी के नाम से हमारे सरकार की ओर से विशेष रूप से बहुत बड़ा संगीत महोत्सव होता है और हमारे जो अनूप कुमार अभी कमिश्नर थे, उन्होंने इसमें बहुत अच्छी रुचि ली है और उसके साथ साथ रामटेक में भी रेड्डी जी और यहाँ के लोगों का आग्रह था कि ये रागपुर में तो हो पर यहाँ भी हो, इसलिए यहाँ भी बहुत बड़े सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होता है और इसलिए दोनों कामों में जनसामान्य तक, कॉमन मैन तक संस्कृत और संस्कृत की भाषा और महत्व ये पहुंचाने के बारे में जरूर यूनिवर्सिटी ने सोचना चाहिए, ऐसा मुझे अनुरोध है। जहां तक योग विज्ञान है, आयुर्वेद है, ये बहुत बड़े प्रमाण पर दुनिया में पॉपुलर हुआ है। मैं भी उज्बेकिस्तान में गया था और वहां के एम्बेसडर है, ये मैं क्योंकि क्या है, जो चीज हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिल रही है वो बाहर मिल रही है। ICCR की ओर से हमारे संगीत, नृत्य, नाटक, संस्कृत, इस सब के बारे में टीचर्स वर्ल्ड में हमारे MBC के द्वारा काम करते हैं और वहां की 40 युवतियों ने, मुस्लिम युवतियों ने
कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम का प्रदर्शन मेरे सामने किया। फिर संस्कृत संभाषण उन्होंने किया, ये मैं उज्बेकिस्तान की बात बता रहा हूँ। संस्कृत नाटक किया और हम वहाँ के लोग आयुर्वेद के बारे में, योग विज्ञान के बारे में, संस्कृत के बारे में रुचि रखते हैं। और ईरान में तो मैंने बताया कि तेहरान की यूनिवर्सिटी में संस्कृत की चेयर है। और पर्शियन जैसी भाषा जो ईरान की भाषा है, वो भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है। संस्कृत में विज्ञान, मैथमेटिक्स, साइंस, योग विज्ञान, इस सब का संबंध संस्कृत के साथ जुड़ा हुआ है। और बहुत सा पुराना ज्ञान जो है वो संस्कृत में है। आवश्यकता इस बात की कि लोगों तक इसको पहुंचाने में शायद हम लोग कम पड़े हैं। और हमारे यूनिवर्सिटी की ओर से लोकाभिमुख होकर कॉमन मैन तक इन बातों को पहुंचाना, यही सही अर्थ में परम पूजनीय गोलवलकर गुरु जी के लिए सही श्रद्धांजलि होगी। वो संस्कृत के अभ्यासक भी थे, संस्कृत में उनका काफी अध्ययन भी था और भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत, इसका उनका दृढ़ अध्ययन था। स्वामी जी यहाँ उपस्थित है और उनको मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक बताऊंगा कि अपने प्रयाग में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। उस समय उस संस्थापक सदस्य में आप भी थे। मुझे याद है, मेरी उम्र बहुत कम थी और परम पूजनीय गुरु जी, टुकड़ू जी महाराज से लेकर सभी वहां आए थे। और गुरु जी व्यासपीठ के नीचे सबकी व्यवस्था देख रहे थे। इस आयोजन के एक प्रकार से प्रमुख आयोजक वो थे, और वो मंच पर नहीं बैठे। और साधु संत, शंकराचार्य, सभी लोगों को उन्होंने स्टेज पर सम्मान पूर्वक बिठाया और उन सब लोगों ने मिलकर भारतीय संस्कृति, इतिहास का रक्षा करने के लिए, हिंदुत्व और हिंदू संस्कृति की रक्षा करने के लिए एकता का मंत्र वहां से आपने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना उस दिन हुई थी और प्रयाग में आपके मार्गदर्शन में हुआ था, जिस इतिहास के आप साक्षी हैं। और मेरी उम्र उस समय 13-14 साल की थी, पर मैं उस कार्यक्रम में था और उस कार्यक्रम में मुझे वो घटना याद है। और इसलिए विशेष रूप से आप इस कार्यक्रम में उपस्थित है क्योंकि स्वामी जी के प्रति सबको बहुत श्रद्धा है। हमारी उमा भारती जी इनके शिष्य हैं और स्वामी जी का हर समय राम मंदिर के लिए हो, गोहत्या के लिए हो, पूरे देश में स्वामी जी के बातों को बहुत बड़ा महत्व है। सब लोग उनको बहुत अच्छी तरीके से स्वीकारते हैं और इसलिए स्वामी जी आपके आशीर्वाद से मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहूंगा कि मैं गंगा का मंत्री हूं और इस समय गंगा अविरल और निर्मल करने के लिए हम 25,000 करोड़ रुपए का कार्य कर रहे हैं। और गंगा में नहीं तो गंगा की 40 उपनदियां और नालों को भी अच्छा कर रहे हैं। और हमने 10 से 261 प्रोजेक्ट लिए हुए हैं। और कल ही मैंने सभी जिलाधिकारी जो थे उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के, बंगाल के, उनसे कल ही मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी। और हम लोग जिस प्रकार से काम करें, 15% ही काम हुआ है, पर इस समय जो भी कुंभ में जाता है और वो शुद्ध, अविरल और निर्मल पानी से स्नान करता है तो इतने कॉम्प्लीमेंट्स, इतने धन्यवाद मिल रहे हैं हमारी सरकार को, मोदी जी को, हम सबको, कि लोगों में बहुत खुशी है। और मैं आपके आशीर्वाद से आपको विश्वास देना चाहता हूं कि आपको ये अगर इस मार्च के बाद अगले मार्च में आप प्रयाग आइए, हम 100%, 100% गंगा अविरल और निर्मल बनाएंगे। अभी ई फ्लो भी हमने शुरू कर दिया है और गंगा में मार्च, अप्रैल, मई में हम 3 फीट पानी मेंटेन करने वाले हैं। और वाराणसी से लेकर सभी बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, ऐसे प्रदेशों में जाकर भी हमने कहा, दिल्ली में यमुना पर 4,500 करोड़ के 13 प्रोजेक्ट में काम शुरू हुआ है। और इतना ही नहीं तो गंगा जलमार्ग के रूप में बना है और वाराणसी से हल्दिया अब जहाज चलना शुरू हुआ है। 5 स्टार 7 स्टार क्रूज चलने लगे हैं। गंगा हमारी इकोनॉमी है, गंगा हमारी इतिहास, संस्कृति की प्रतीक है, गंगा हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ जुड़ी हुई है और गंगा हमारे फिशरमैन से लेकर गरीब किसानों को रोजगार देने वाली है। उमा जी के तरफ काम है कि वो दोनों तरफ पेड़ लगा रही है और 4,500 गांव जो गंगा के किनारे पर थे उनको गंगा गांव घोषित किया था। उन सब गांव को अब पूरे शौचालय 100% बने हैं। अब कोई गंदगी गंगा में नहीं जाती है और उसके साथ अब करोड़ों पेड़ भी लगे हैं, घाट भी बन रहे हैं सब जगह पर, मोक्षधाम भी बन रहे हैं और एक वाटर टेम्पल करके एक बहुत सुंदर कल्पना है, अभी तक वो नहीं कर पाए।
वो भी करने की कोशिश है। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए मेरे विभाग की ओर से अब हम लोग नए रोड बना रहे हैं, ताकि आप साल भर कभी भी कोई धोखा नहीं होगा। टनेल्स, वाइडक्ट्स बन रहे हैं नए, जिससे आप गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री कभी भी जा सकेंगे। वर्ल्ड से आए हुए लोग, ये भी व्यवस्था हुई है आपके आशीर्वाद से। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है, कल मैंने सुना कि 3 करोड़ लोगों ने, मैं जब रात को हवाई जहाज से आ रहा था तो एयरपोर्ट पर मुझे गुजरात के भाविक मिले और उनने मुझे कहा कि हम गंगा स्नान करके आ रहे प्रयाग से। तो उन्होंने कहा 3 करोड़ लोगों ने कल स्नान किया। और इसलिए हमारे भारतीयों की श्रद्धा गंगा के साथ जुड़ी हुई है। और परम पूज्य ने गुरु जी प्रयाग में ही जब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी, तब उनका जो भाषण है उसमें भी उन्होंने उस सब बातों का उल्लेख किया था। मुझे बहुत खुशी है कि निश्चित रूप से सभी बातें तो नहीं, पर कुछ बातों में पूरी होने की जो स्थिति दिख रही है, उसका स्वाभाविक रूप से सभी भारतीयों को बहुत आनंद है। मैं फिर से एक बार वीसी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे जो पालक मंत्री है वो ऊर्जा मंत्री भी है और बहुत अच्छे प्रभावी मंत्री है। और उन्होंने, आपने अभी मांग की थी, उन्होंने मुझे बताने के लिए कहा है, पर इसका श्रेय उन्हीं का है, मेरा नहीं है। मैं केवल कन्वे करने का काम कर रहा हूँ। इन्होंने आपके यूनिवर्सिटी के लिए एक्सप्रेस फीडर की भी मंजूरी दी है और पूरे यूनिवर्सिटी के लिए सोलर प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो 50% अनुदान के रूप में उनके डिपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी को देंगे, ताकि ये संस्कृत विश्वविद्यालय पूरी तरह अपारंपरिक ऊर्जा सोलर पावर पर चले। ये भी अच्छा होगा। इसके लिए मैं बावनकुळे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार।